तो दोस्तों हम लोग द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो कि एम लक्ष्मीकांत में 3rd चैप्टर है। दोस्तों हमने शुरू का 12th साइलेंट फीचर को कवर कर लिया है फर्स्ट 2 वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 13वां साइलेंट फीचर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अगला साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वी फॉलो सिंगल सिटीजनशिप, मतलब though the Indian Constitution is federal and envisages a double polity, that is center and state, it provides for only single citizenship, that is Indian citizenship। दोस्तों हम लोग सिंगल सिटीजनशिप ही फॉलो करते हैं। वी कैन नॉट बी ए सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट एंड एज वेल एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन अगर हम दोस्तों अमेरिका में देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में 50 स्टेट है दोस्तों, 50 स्टेट है। तो अगर एक स्टेट कोई भी ले, फ्लोरिडा में कोई रहने वाला व्यक्ति, वो फ्लोरिडा का भी सिटीजनशिप होगा और यूएसए का भी सिटीजनशिप होगा। लेकिन इंडिया में केवल इंडिया का ही सिटीजनशिप होगा, वो किसी स्टेट का सिटीजनशिप नहीं हो सकता। अगला फीचर है दोस्तों इंडिपेंडेंट बॉडी। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोवरन, एक इंडिपेंडेंस रखने के लिए बहुत सा इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट किया गया था, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटीसी। लेकिन दोस्तों इनको इंडिपेंडेंस रखने के लिए क्या प्रोविज़न दिया गया, तो दोस्तों आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजन, दैट इज़ फिक्स सर्विस कंडीशन, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड एक्सपेंसेस ड्रान फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों इन लोग का ये सब प्रोविज़न दिया गया कि फिक्स सर्विस कंडीशन होगा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, ये नहीं कि जब चाहे जब कोई भी इनको हटा सके, ऐसा नहीं कर सकता है। उनका एक्सपेंसेस जो कि पैसा दिया जाएगा सब वो कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा। अगला प्रोविज़न है दोस्तों इमरजेंसी प्रोविज़न। अगला फीचर्स है इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि एक यूनिक फीचर है दोस्तों। द रेशनैलिटी बिहाइंड दिस प्रोविज़न इज़ टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी। द रेशनैलिटी बिहाइंड दिस प्रोविज़न इज़ टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए जोड़ा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक स्टेट वाइज विद इन स्टेट एक वोलेटाइल था इंडिया। बहुत सा पॉलिटिकल पंडित कहते थे कि इंडिया यूनाइट नहीं रह सकता, लेकिन ये सब झूठ साबित हुई और इंडिया यूनाइट रहा। जैसा अगर हम लोग आसपास का देश में देखें तो हर जगह स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाई दोस्तों। इसीलिए इमरजेंसी प्रोविज़न दिया गया कि ऐसा अगर सिचुएशन आए किसी तरह का, किसी स्टेट, अगर कोई स्टेट अगेंस्ट इंडिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर हो कि वहाँ पे उसको कंट्रोल कर सके। तो पहला है प्रोविज़न दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगता है। दूसरा है दोस्तों स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। दोस्तों स्टेट इमरजेंसी 2 प्रकार के होता है। पहला ऑन ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है आर्टिकल 356 के तहत। और सेकंड है दोस्तों कि अगर फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ सेंटर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन देती है कि ऐसा करना है और अगर स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं करती है तो आर्टिकल 365 के तहत, 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट रूल 2 आर्टिकल के तहत लग सकता है। पहला है 356 और दूसरा है 365। थर्ड है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक नहीं लगी है दोस्तों। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी बात करता है आर्टिकल 360 के तहत दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फीचर्स। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हम लोग नॉर्मल टाइम में तो फेडरल प्रोविज़न ही इंडिया में है, सेंट्रल स्टेट दोनों का पावर है। लेकिन अगर जब इमरजेंसी लग जाता है तो एक यूनिटरी फॉर्म में चेंज हो जाती है दोस्तों। दिस इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि हमने बात किया स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी अगर कोई लगता है तो दिस इमरजेंसी प्रोविज़न कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट ए formal amendment of the constitution. This kind of transformation of the political system from federal to unitary is a unique feature of the Indian constitution. दोस्तों एक यूनिक फीचर है, क्योंकि विदाउट एनी अमेंडमेंट अगर
नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंस इमरजेंसी लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो ऑटोमेटिकली फेडरल टू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाएगा। टोटल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा दोस्तों। अगला फीचर है दोस्तों 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर एडप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 10 शेड्यूल ही थे, लेकिन 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल बाद में जोड़ा गया। तो वो शेड्यूल कौन सा अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया दोस्तों? तो वो जब 3 टायर गवर्नमेंट आई थी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत वो ऐड किया गया था दोस्तों। 3rd टायर गवर्नमेंट, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, गांधी का एक ये था दोस्तों कि ग्राम पंचायत, ग्राम लेवल पे गवर्नमेंट बनाना है। विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, अदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है दोस्तों। तो ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया, जो कि 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल न्यू ऐड किया गया। 11th शेड्यूल में क्या है दोस्तों? 73rd अमेंडमेंट के तहत हुआ पंचायत है, और 74th अमेंडमेंट के तहत हुआ जो कि 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी है। आगे है दोस्तों 17 सैलेंट फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सा फीचर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया दोस्तों? यह दिया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के तहत दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस मेड 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किया दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 चीज़ें क्या थी। मेड राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में है दोस्तों। फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया गया आर्टिकल 19 में कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। सेकंड चेंज है दोस्तों प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B में है, जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आता है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि DPSP कौन सा आर्टिकल से शुरू होती है और कौन सा आर्टिकल तक है, और ये DPSP कौन सा पार्ट में है। अगला 3rd चेंज है दोस्तों एडेड न्यू पार्ट दैट इज़ 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल इंक्लूड करती है 243ZH टू 243ZT, 243ZH से 243ZT तक है दोस्तों। अगला फीचर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों आई थिंक कि 17 साइलेंट फीचर इनफ है। अगर कोई एग्ज़ाम में मेंस में आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरी नहीं है। 10 ही लिख दीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो दोस्तों एक और हम लोग रिवीजन के रूप में देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़े। फर्स्ट साइलेंट फीचर था दोस्तों लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड था दोस्तों ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे 1935 से और सभी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका, इंग्लैंड, USSR, ये सब से लिया गया। थर्ड था दोस्तों ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। अगला था दोस्तों फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वॉइसनेस, जैसे अभी हम लोग पढ़े दोस्तों कि इमरजेंसी के दौरान यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाती है। अगला फीचर है दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या है हम लोग पढ़े थे दोस्तों? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर रहना है तो 6 महीना के अंदर, मैक्सिमम 6 महीना तक ही विदाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर रह सकते हैं। अगला फीचर है दोस्तों लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये सब है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर्स। आगे साइलेंट फीचर देखेंगे दोस्तों सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, जैसे पार्लियामेंट का भी पावर है कि अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशियल जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी पावर है कि जुडिशियल रिव्यू जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसको कर सकता है। आगे है दोस्तों इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक हायरार्किकल वे में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद ज़्यादातर स्टेट में हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल एरिया में है दोस्तों। अगला साइलेंट फीचर है दोस्तों फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में है दोस्तों। 6 फंडामेंटल राइट हम लोगों ने पढ़ा, इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर अगला फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अगला फीचर है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSP, जो कि
पार्ट 4 में है दोस्तों, आर्टिकल 36 टू 51 तक। फिर अगला फीचर है दोस्तों सेकुलर स्टेट। सेकुलर बर्ड कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। फिर अगला फीचर है दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविज़न, 3 टायर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों हम लोग ने पहले भी क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी है तो इसको देख लेते हैं कि पहला क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों। ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड बहुत सा, जैसे 1935 से फिर बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, फिर इंग्लैंड, यूएसएसआर, आयरलैंड, ये सबसे बोरो किया गया। तो एक क्रिटिसिज्म है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर मैक्सिमम पोर्शन बोरोड ही किया गया है। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, बहुत सा जो 1935 एक्ट में था उसी को 1947 में भी लाया गया। 1949 में जब अडॉप्ट किया गया था तब लाया गया। एन एंटी इंडियन, इसको क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सब बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत, तो ये बोला जाता है कि अंग्रेज़ ने बनवाया, तो इसलिए एंटी इंडियन बोला जाता है। अगला क्रिटिसिज्म है दोस्तों एन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी गांधीयन और अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों उस समय का जितना भी फेमस पर्सनालिटी थे सबको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंक्लूड किया गया था, लेकिन गांधी जी को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि हो सकता है गांधी जी ही नहीं शामिल हुए होंगे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स छोड़ दिए थे 1934 और 35 के समय ही शायद। फिर अगला क्रिटिसिज्म है दोस्तों एलिफेंटाइज साइज, बहुत बड़ा साइज था कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, 400 से ज़्यादा थी, 95 आर्टिकल शायद उस समय थी। फिर अगला क्रिटिसिज्म है दोस्तों पैराडाइज ऑफ लायर, लायर का डोमिनेंस था दोस्तों। तो हम लोग क्रिटिसिज्म भी देख लिया। क्रिटिसिज्म पहला क्या देखे दोस्तों, ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड कार्बन कॉपी और 1935 एक्ट, थर्ड एंटी इंडियन, फोर्थ एंटी गांधीयन, फिफ्थ एलिफेंटाइन साइज और सिक्स्थ पैराडाइज ऑफ द लायर। दोस्तों हम लोग अब थर्ड चैप्टर जो कि लक्ष्मीकांत का है, साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगर इतना हम लोग पढ़ लेते हैं तो इससे कुछ क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी। और ये सब जो हम लोग ने पढ़ा है एक प्रीव्यू की तरह है दोस्तों, आगे हम लोग ये सब को सब डिटेल में पढ़ना है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू दोस्तों।